नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है अपना उत्तर प्रदेश। खबरों की ओर रुख करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के कोर्ट से संदिग्ध परिस्थितियों में भागने का मामला सामने आया। कोर्ट के पेशकार ने कोतवाली थाने पुलिस में कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। तहरीर में कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट परिसर से फरार होने का जिक्र किया गया। तो वहीं इस पूरे मामले पर आर्या न्यूज के संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, वो आपको सुनाएंगे। लगातार 2 दिन से कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी का जो मामला है वो पूरी तरह से तूल पकड़ रहा है, जिसको जानने के लिए हम मंत्री जी के पास बैठे हुए हैं और हम जानते हैं पूरा मामला क्या। मंत्री, क्या मामला है पूरा ये? देखिए, आर्म्स एक्ट का मुकदमा हम लोगों के ऊपर 91 से लगाया गया था, वही अदालत में लंबित था। उसी की कल तारीख थी। उसी तारीख में मैं कल अदालत गया था। अदालत में थोड़ी देर रुकने के बाद, चूँकि वहाँ समय ज़्यादा लग रहा था, अदालत में उसके बाद वकील से बात हुई। वकील ने कहा जाइए, यहाँ 3-4 बजेगा, हम 311 में बहस की तारीख ले करके और आगे आपको बताएंगे। जिरह की तारीख जब मिल जाएगी तब आप टाइम निकाल करके आ जाइएगा एक दिन। और मैं वहाँ से इसके बाद निकल आया। उसके बाद 12 बजे के बाद क्या घटना हुई है मेरे को जानकारी नहीं है। वकील ने कहा था हम आपको तारीख बताएंगे। उसके बाद वहाँ पर मेरे को मीडिया के लोगों ने ज़रूर बताया कि इस तरह, तो मैंने कहा नहीं ना, मैं आया हूँ ना, मेरे सामने कोई इस तरह की बात हुई। लगातार मीडिया में जो कल से मामला जो चल रहा था, आपने बताया कि मैं वहाँ से चला आया, जो वकील जो आपके हैं उन पे भी गंभीर आरोप लग रहा है और आपके लिए भी मीडिया में लगातार रूप से चला कि वहाँ रफू चक्कर हो गया, सारी चीज़ें, उसमें क्या कहना है आपका? और जो वहाँ जो रीडर थी कामिनी, शायद ACMM 3 की, उसने आपको शायद वकील को लेकर या आपको लेकर तहरीर दी है, इसमें क्या पूरा मामला, क्या चीज़ें हैं? देखिए, मेरे को उसके बाद की घटना नहीं मालूम, लेकिन मेरे खिलाफ जो उन्होंने तहरीर लिखी वो गलत है। अदालत के अंदर से न मैंने कोई कागज़ लिया है, न मैं वहाँ इतनी देर रहा हूँ। अगर रहा भी होंगे तो वहाँ CCTV से सब जानकारी हो जाएगी, फुटेज लगे होंगे। वो उन्होंने गलत रिपोर्ट दी है। मेरा उस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ना मैं कोई पेपर न कोई आर्डर लेके वहाँ से आया। और ये मुकदमे का जो मामला था, ये क्या मामला था और किसकी सुनवाई कल थी? किस मुकदमे की? वही आर्म्स एक्ट की या इसके अलावा कोई और मुकदमा था? आर्म्स एक्ट की मुकदमे की ही कल सुनवाई थी और भी फाइलें लगी थी। जो 2 फाइलें और थी ग्वालटोली थाने से संबंधित, वो भी फाइलें लगी थी। तो क्या इसमें ये कहा जा सकता है कि ये जो विपक्ष के नेता हैं इनकी कोई साजिश है या कुछ इस तरह का कोई मामला है? क्या आप कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल को? देखिए, अब विपक्ष के नेताओं को बिना सोचे समझे, बिना सही तथ्य के जाने कोई न ट्वीट भी करना चाहिए, न रिट्वीट करना चाहिए, न कोई अपना पक्ष रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष है, आज हमारे बड़े जिम्मेदार नेता हैं और उनकी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट आया कि गिट्टी चोरी में मंत्री को सजा सुनाए जाने के पहले फरार, आज तक मेरे ऊपर न तो कोई गिट्टी चोरी और कोई किस मुकदमे की? वही आर्म्स एक्ट की या इसके अलावा कोई और मुकदमा था? आर्म्स एक्ट की मुकदमे की ही कल सुनवाई थी और भी फाइलें लगी थी। जो 2 फाइलें और थी ग्वालटोली थाने से संबंधित, वो भी फाइलें लगी थी। तो क्या इसमें ये कहा जा सकता है कि ये जो विपक्ष के नेता हैं इनकी कोई साजिश है या कुछ इस तरह का कोई मामला है? क्या आप कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल को? देखिए, अब विपक्ष के नेताओं को बिना सोचे समझे, बिना सही तथ्य के जाने कोई न ट्वीट भी करना चाहिए, न रिट्वीट करना चाहिए, न कोई अपना पक्ष रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष है, आज हमारे बड़े जिम्मेदार नेता हैं और उनकी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट आया कि गिट्टी चोरी में मंत्री को सजा सुनाए जाने के पहले फरार, आज तक मेरे ऊपर न तो कोई गिट्टी चोरी और कोई इस तरह का मुकदमा दायर हुआ। विद्यार्थी जीवन से छात्र हितों को संघर्ष ले करके ही हमारे ऊपर जो मुकदमे थे वही है। हमने कभी इस तरह के न काम किए हैं, न मेरे ऊपर कोई इस तरह के मुकदमे कायम हुए। लेकिन कल जो उनका ट्वीट आया वो निंदनीय था। उनको कम से कम सही तथ्य की जानकारी करके ही करना चाहिए। वो बड़े जिम्मेदार पद पर हैं। नेता सदन के बाद नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी माननीय सदस्य के ऊपर या माननीय मंत्री के ऊपर कोई सही आरोप हो, उस पर वो कोई टिप्पणी दे सकते, कह सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन गलत आरोप लगा करके जो उन्होंने टिप्पणी की वो उचित नहीं है उनके लिए।
अच्छा, जो आप मतलब जिन लोगों ने आपके लिए इस तरह की बातें कही हैं या तहरीर दी है या नेता प्रतिपक्ष ने जो इस तरह के ट्वीट करा है, इस पर क्या कोई ठोस कदम उठाएंगे अगर जो सारी चीज़ें क्लियर निकल के आती है कि आपका कोई दोष नहीं था किसी चीज़? पहले सब क्लियर निकलने दीजिए। तमाम मीडिया के लोगों ने भी गलत सलत चलाया है और ये आज बड़ी परंपरा खराब है कि बिना सोचे समझे, बिना सही तथ्य जाने लोग खबरें चलाने लगते हैं और बाद में वही गलत साबित होती हैं। कल जो भी खबरें चल रही थी तमाम चैनलों में कि गिट्टी चोरी के मुकदमे में सजा होने वाली थी, वो भाग गए, आज आर्म्स एक्ट निकल आया, सही तथ्य बाद में पता चला, खबरें लोग पहले चलाने लगे। तो कभी भी किसी भी मीडिया चैनल को भी इससे बचना चाहिए और नेताओं को भी बचना चाहिए। फिर जिम्मेदार नेताओं को तो और बचना चाहिए कि सही तथ्य जानकारी करके ही कोई काम करना चाहिए। नेताजी का कहना है कि जो मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से निराधार थे, जिसको लेकर मैं कल कोर्ट जाऊंगा और कल कोर्ट में जाकर पूरी चीज़ों की दोबारा जो सुनवाई है उन पे देखूंगा जाके और जिनकी गलतियां हैं उनके लिए कोई ना कोई कदम उठाऊंगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ प्रभात नागेंद्र त्रिवेदी, आर्या न्यूज़, कानपुर। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा से सटे बॉर्डर के 2 मुख्य द्वारों पर समीप देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर पंजाब के बाघा बॉर्डर की तर्ज पर 100 फीट की ऊंचाई पर भव्य तिरंगा फहराया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गया है। पर्यटन की दृष्टि से सीमा पर लगने वाले इस भव्य तिरंगे से देश की आजादी का जश्न मनाने के साथ साथ नेपाल से भारत और भारत से नेपाल जाने वाले पर्यटकों और नेपाल सहित भारतीय नागरिकों में तिरंगे के प्रति सम्मान पैदा करने का ये प्रयास होगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पूरे जनपद महाराजगंज में 5,12,000 झंडे हम लोग को लगाने हैं। इसमें जैसा कि आपने बताया कि जितने भी हमारे बॉर्डर क्षेत्र हैं वहाँ पे विशेष रूप से कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। हमारे 2 मेन बॉर्डर्स हैं, एक सुनौली में है और एक ठूठीबारी में है। इन दोनों जगहों पे हम लोग 100 फीट का जो हाईमास्ट झंडा होता है वो वहाँ स्थापित किया जा रहा है, एक नगर पालिका के माध्यम से और एक ग्राम पंचायत के माध्यम से। इसके अतिरिक्त सभी घरों में हम लोग जो शासन के द्वारा और स्थानीय स्तर पर झंडे तैयार किए गए हैं वो भी वितरित कराए जा रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़कर पब्लिक भी हिस्सा ले रही है। बॉर्डर पे जैसा आप देखते हैं कि पंजाब में भी अगर हम वाघा बॉर्डर जाएँ तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें दिखती हैं हम लोगों को। कभी भी कोई भारतीय जा रहा हो नेपाल की तरफ या नेपाल से कोई यहाँ आ रहा हो तो एक जो राष्ट्रबोध होता है वो इस चीज़ पे बेहतर होगा। मुझे लगता है कि ये झंडा जो लगेगा वो एक पर्यटन की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा और जो कोई भी वहाँ से नेपाल की तरफ जाएगा या नेपाल से इंडिया की तरफ जाएगा उसको भी इस बात पे अच्छा लगेगा। देखिए, हर घर तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा झंडा अभियान के तहत शनिवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल रिहंद के अधिकारियों और बल के सदस्यों द्वारा एनटीपीसी रिहंद परियोजना के आवासीय परिसर में लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई। इस दौरान भारतीय तिरंगे को लेकर यह संदेश दिया गया कि सर्वप्रथम अपना देश है और देश के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, देश प्रेम की भावना जरूर होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ बल सदस्यों ने भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया। और इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से मौत की खबर सामने आई है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई है और हालांकि शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक अधेड़ युवक की मौत हो गई है। वहीं पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मथुरा से खबर है, जहां सावन मास में मंदिरों में श्रद्धालुओं का आवागमन लगा हुआ है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखी जा सकती है। इस भीड़ का फायदा उठाने में जेब कतरे, चेन स्नैकर और चोर सक्रिय हो गए हैं। इनकी सक्रियता के आगे पुलिस की सतर्कता भी बौनी नजर आ रही। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में कुछ दिन पूर्व एक पत्रकार की सोने की चेन चोरी का मामला सामने आया था, जिसकी थाना कोतवाली मथुरा में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। वहीं चोरों ने दूसरी घटना कल यानी कि शनिवार को मांट विधायक राजेश चौधरी की सास के गले से चोरी कर ली है सोने की चेन, जिसके बाद इस कोशिश को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और चोरों की तलाश जारी है। मैं और आंटी आए थे, कुसुम चौधरी आंटी, दर्शन के लिए आए हूँ। जैसे हम वहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी, तभी 2 महिला और 3 पुरुष एकदम अचानक से आए और पौनी मारना शुरू कर दिया उन्होंने, है ना। मैंने आंटी से बोला भी आंटी ऐसा ना छेड़ ना कट जाए हमारी, तो आंटी ने तो दुपट्टे से ढक लिया। मैंने भी जैसे ही उसने पौनी मारी आगे से, तो एकदम उसने मेरी चैन काटी, तो मैंने पकड़ ली, तो मेरी तो बच गई, मतलब टूटी हुई मेरे हाथ में आ गई। और जैसे मैं थोड़ी सी आंटी के पास गई तो आंटी बोली मेरी भी चैन कट गई, और आंटी की तो ले गए और बस लॉकेट रह गया आंटी के पास और चैन ले गए। ये कैसे लोग थे, क्या लग रहा है? 5 लोग थे, 2 महिला थी, एक महिला पे बच्चा था, पतली पतली थी, ऑरेंज साड़ी पहन रखी थी, एक ने पीली पहन रखी थी, और 3 लड़के से। वहीं अगली खबर कानपुर से है, जहां बारिश के कारण अपार्टमेंट का पिलर धंसने से हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने पूरे अपार्टमेंट को खाली करा दिया। पाखरानी बिल्डर्स के बनाए अपार्टमेंट की गुणवत्ता पर यहां प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए। आपको बता दें कि बिल्डर पाखरानी ने केडीए मानकों को ताक पर रखकर ये अपार्टमेंट बनवा रखा था। मानक विहीन प्रेम वाटिका अपार्टमेंट को आखिर कैसे केडीए से मंजूरी मिली, ये कैसे हुआ, इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। आपको बता दें ये पूरा मामला केडीए जोन 3 के गोविंद नगर प्रेम वाटिका अपार्टमेंट का बताया जाता है। आपने कब फ्लैट लिया? ये 2 महीने पहले। कितनी पुरानी बिल्डिंग है? 19 साल। अच्छा, कितने का लिया था फ्लैट? 24 लाख। कितना BHK है? 1 BHK। अच्छा, अब क्या स्थिति है आज? ये कभी किसी वक्त गिर सकती है। ये पूरी बिल्डिंग क्या खाली हो गई है, क्या हुआ है? खाली हो गई पूरी बिल्डिंग। किसने बनाई थी, कौन बिल्डर था? प्रेम रखवानी, शिव कुमार यादव। ठीक, आपने कब फ्लैट लिया? ये अपार्टमेंट का नाम दीप वाटिका है। ये कौन सा अपार्टमेंट है, क्या नाम आपका है, क्या हादसा यहाँ पर हुआ? मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी। और ये अपार्टमेंट का नाम दीप वाटिका है जी। ये सन 2003 की बनी बिल्डिंग है जी। जिसमें आज एकदम से 1-2 दिन से थोड़ी सी दरार थी, आज तो बहुत ही ज़्यादा दरार आ गई जी। और सामने वालों का घर का फर्श चटक गया, इसलिए सब कुछ पुलिस को बुलाना पड़ा, तो पुलिस ने उसको बाहर किया। क्या पूरे लोग खाली कर गए हैं फ्लैट? जी, सब लोग बाहर हैं इस समय, सभी लोग बाहर हैं। अब हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। ये मंदिर बहुआ ब्लॉक के थवई गांव में बना है, जहां पर आर्या न्यूज की टीम जब इस मंदिर में पहुंची तो मंदिर में पहुंचने के लिए लगभग 40 सीढ़ी चढ़ने के बाद इस मंदिर पर विराजमान भगवान शिव के दर्शन कर पाई। आपको बताते चले कि इस मंदिर में लोगों को रुद्राभिषेक कराने के लिए पहले से ही बुकिंग करानी पड़ती है। मंदिर के संबंध में जब लोगों से बात की गई तो पुजारी ने कहा कि इस मंदिर को किसने और कब बनवाया किसी को पता नहीं, पर समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहता है। मंदिर में स्थित शिवलिंग विशालकाय होने के साथ साथ ये धाम सिद्धपीठ धाम है। मैं यहीं का मालिक
साफ सफाई भगवान की सेवा हमारी जिम्मेदारी है यहाँ पर। और यहाँ पर तो मेला सावन के सोमवार को अपार भीड़ लगती है। हमारा नाम तो श्री राम कृपाल मिश्र है। हम निवासी थवही के हैं और ये 300 वर्ष पूर्व का मंदिर है। नहरगंज की खुदाई में ये प्रतिमाएं निकली हैं, 2 प्रतिमाएं। आज हम विकासखंड बोघा के थवईश्वर धाम आए हुए हैं। थवईश्वर धाम के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ही पुराना मंदिर है और इस मंदिर में जो भक्त अपनी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती हैं। यहाँ के कुछ लोगों से जब मैंने जानकारियाँ ली तो पता चला कि ये मंदिर बहुत पुराना है, इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल रही है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि मंदिर का स्वरूप को दिखाएं। तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की भव्यता कितनी अपने आप में अप्रतिम है, सौंदर्ययुक्त तो है। पर इसके बाद यहाँ पर जिन भक्तों की मान्यताएं पूरी होती हैं वो भक्त यहाँ पर कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करते रहते हैं, जिसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। टीन शेड है, इसके बाद बहुत सारे सावन मास में आकर के लोग यहाँ पर रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों से ये भी बात करेंगे कि आखिरकार इस मंदिर की महत्ता क्या है और कब का बना हुआ है और क्या क्या जिन भक्तों की मान्यताएं पूरी हुई हैं उन्होंने इस मंदिर के लिए क्या क्या किया है। हमने यहाँ के मंदिर की भव्यता के बारे में काफी लोगों से बातचीत की। बातचीत करने के दौरान बहुत सारे इस मंदिर के रहस्य खुल कर दिए गए। इसमें बताया गया कि एक भक्त ने तो ये भी बताया कि यहाँ पर अर्जुन और किसी का युद्ध के बारे में बात की जा रही है। ये भी बताया गया है यहाँ पर कि प्राकृतिक टीम है। और हम आप कैमरामैन से बोलेंगे कि देखिए यहाँ की शिवलिंग की जो भव्यता है अप्रतिम है, अद्वितीय है। हमारा कैमरामैन शिवलिंग को दिखा। आपने देखा कि मैं समझता हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश भर में इतने अच्छे, सुंदर, अप्रतिम, सौंदर्य से पूरी तरीके से परिपूर्ण शिवलिंग के दर्शन कहीं नहीं होते। हमें चाहते हैं कि जो यहाँ भक्त अपनी मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। हमारे आर्या न्यूज की टीम यही चाहती कि यहाँ आने वाले भक्तों की सारी मन्नतें पूरी हों। अमरदीप त्रिपाठी, आर्या न्यूज, फतेहपुर। अगली खबर एटा से है, जहां तेज रफ्तार मैक्स पिकअप ने ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। तो वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि मैक्स पिकअप को पकड़कर पुलिस ने कोतवाली जलेसर भेज दिया है और घायलों को सीएचसी जलेसर में भर्ती कराया गया है। कहाँ रहते हो आप? जो क्या एक्सीडेंट कैसे हुआ है? एक बच्चा सामने आने से। काय पर थे आप लोग? करके बावली था। कितने लोग घायल हुए हैं? 3 लोग घायल हुए हैं। आपका कहाँ रहते? जैसे हम ट्रॉली में बैठे थे, ट्रैक्टर चल रहा था, पीछे से मैक्स वाले ने टक्कर मार दी डाले में। ठेली के डाले में टक्कर लगने से ट्रैक्टर डिसबैलेंस हो गया। वो जाके लट्ठे में लगा तो ट्रॉली पलट गई, ट्रैक्टर भी पलट गया। कितने लोग सवार थे? उसमें 16 लोग थे। सभी घायल हुए? सभी घायल हुए। जैसे हम रायबरेली से खबर है, जहां सरकारी दवाओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि भारी संख्या में सड़क किनारे सरकारी दवाएं बेची जा रही। दवाओं में लिखा है नॉट फॉर सेल, फिर भी इन्हें बेचा जा रहा सड़क के किनारे। वहीं ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी है। वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा। आपको बता दें कि ये पूरी घटना लालगंज कोतवाली के दीपेमऊ गांव की है, जहां पर सड़क के किनारे सरकारी दवाओं को बेचा जा रहा है।
रायबरेली से खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सभी साइकिल स्टैंड के ठेके रद्द हुए थे, लेकिन नगर पालिका रायबरेली के ठेकेदारों ने रक्षाबंधन के त्योहार पर लगी राखी की दुकानों की 2000 की नगर पालिका से रसीद काट दी। इस बात को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। वहीं डीएम से इस बात की शिकायत की गई है। आपको बता दें, पूरा मामला शहर क्षेत्र का सुपरमार्केट का बताया जा रहा है, जहां पर व्यापारियों में इस बात को लेकर रोष व्याप्त है कि उनकी रसीद काट दी गई है 2000 रुपए की। उन्होंने डीएम से इस बात की शिकायत की है और डीएम ने ये आश्वासन दिया है कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। लगाए हुए हैं, नगर पालिका से 2000 रुपए की रसीद कटी हुई है और अभी इन लोगों ने पैसे नहीं दिया, काट के चले, परसों काट के चले गए। क्या बोले हैं? ये रसीद पैसे दिए, बोले हम 6 तारीख को आएंगे, लेकिन आज आए ही नहीं। अच्छा, कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं आप? शिकायत तो कहीं करी आपने? क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कहते हैं पहली बार पर्ची कटी हुई है, ऐसे तो पर्ची अच्छी कुछ नहीं करती, पहले कभी नहीं की, पहली बार। जबलपुर नगर निगम महापौर और कांग्रेस पार्षद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पार्षद से लेकर पंचायत चुनाव में बीजेपी ने किस प्रकार खरीद फरोख्त की, ये सभी को पता है। जहां बीजेपी पावर और पैसे के बल पर प्रशासन पर दबाव बनाकर प्रत्याशियों को अपने पक्ष में लाने के लिए दबाव बना रही है, ये सभी जानते हैं। वहीं कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार आदिवासियों को अपना हितैषी बताती है। वहीं 18 सालों से आदिवासियों पर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, आदिवासियों को दबाया गया, लेकिन आज का आदिवासी नौजवान जागरूक हो गया है। अब वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। और जबलपुर के जब परिणाम आते थे मुझे दुख भी होता था। इस दफे मुझे दुख नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार पुलिस प्रशासन और पैसे का उपयोग किया, सदस्यों, हमारे जनपद के सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों, उनको खरीदने का जिस तरह प्रशासन ने दबाव डालने का प्रयास किया, हमारे पार्षद के कैंडिडेट पर दबाव डाल रहे हैं, पुलिस पहुंचा रहे हैं, घर में बैठा रहे हैं। हमने बहुत कम परसेंटेज से शुरू किया था, तो आज हमें तुलना करनी है कि कहाँ हम थे और कहाँ हम पहुँचे, ये तुलना करनी है। और अगले 14 महीने में हम कहाँ पहुँचे। बीजेपी के पास पूरा पुलिस, पैसा, प्रशासन, करोड़ों रुपया खर्च किया। कलेक्टर से लेकर पंचायत सचिव ने दबाव डालने की कोशिश करी, पर पैसे से वे वोट खरीद सकते हैं, पर किसी का दिल, दिमाग और आत्मा नहीं खरीद सकते। रुड़की से खबर है, जहां सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचे ढंडेरा अशोकनगर के कॉलोनी वासियों ने चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने के लिए ज्ञापन सौंपा। बता दें कि अशोकनगर कॉलोनी वासियों ने आज रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचकर बीते 20 दिनों में 2 बार हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा न होने से नाराज कॉलोनी वासियों ने सिविल लाइंस कोतवाली में ज्ञापन दिया है और कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई नहीं की गई, घटनाओं का खुलासा नहीं किया गया, तो आगे धरना देने के सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं बचेगा। मसला ये है कि अभी 16 तारीख को 16 जुलाई को आदर्श शिवाजी नगर में चोरी हुई, जिसमें लगभग 30 तोला सोना और 60,000 रुपये चोरी हुए हैं नगद। उसके बाद कल 6 अगस्त को 20 दिन के अंदर ही दूसरी घटना होगी दिन में 12 से 1 बजे के बीच, जिसमें से 5-6 तोला सोना और 30,000 रुपये नगद की चोरी हुई है। उसी के संबंध में आज हम कोतवाली में आए कि भाई इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। नंबर 1 बात तो ये है कि आजकल नशे का कारोबार बहुत चल रहा, तो उस पर जो है अंकुश जहाँ भी जिसमें जो भी पकड़ा जाता है। ये है कि सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में एक पुलिस चौकी बन जानी चाहिए।
हालांकि हमने 1 साल पहले मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने संज्ञान में भी लिया था इस चीज़ों को, और उन्होंने बोला था बहुत जल्दी हम पुलिस चौकी खोल देंगे, पर अभी तक हमारे एरिया में पुलिस चौकी नहीं खुली है। दूसरी बात ये है कि हमारे बहुत नशेड़ी बच्चे आते हैं स्टेशन पे। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चीज़ों को संज्ञान में लिया जाए कि स्टेशन पे वो नशेड़ी बच्चे ना बैठे, उसको पार्क बना दिया गया है। स्टेशन बनाता है लेकिन आज की डेट में वो पार्क है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे इतने नशे होते हैं 7 बजे से 10 बजे तक, आगे लोग ड्रिंक करते हैं बैठ करके। यही कारण है कि वहाँ कॉलोनियों में चोरी हो रही है। अब बताइए कल 12 बजे दिन में चोरी हुई, तो इस वजह से हम यहाँ। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला कारागार में 14 अगस्त तक खेल की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खेल से लेकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित होंगी। कार्यक्रमों की श्रृंखला के पहले दिन क्रिकेट मैच की प्रतियोगिता से शुरुआत की गई। रोशनाबाद स्थित जिला कारागार में आजादी के 75वें महोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिला कारागार अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि महोत्सव के पहले दिन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 टीम बंदियों की बनाई गई। पहले दिन बैरक नंबर 1 और 5 के बीच 10-10 ओवरों का मैच हुआ, जिसमें बैरक नंबर 5 की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 6 विकेट खोकर 130 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैरक नंबर 1 की टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट खोकर 72 रनों में सिमट गई। आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इस अमृत काल में जो है कारागार में भी जो है विभिन्न कार्यक्रम जो है हम लोग आयोजित कर रहे हैं। पूरा 10 दिन ही जो है हमारा ये कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें क्रिकेट प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, कैरम प्रतियोगिता, शतरंज की प्रतियोगिता है। इसके साथ साथ हम लोग जो है बंदियों के मध्य जो है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी जो है हम लोग यहाँ करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है अभी 9 अगस्त को जो है अगस्त क्रांति दिवस का कार्यक्रम भी जो है हम कारागार में मना रहे हैं। 15 अगस्त भी जो है हम इस बार बिल्कुल एक अलग तरीके से हमने मनाने की सोची है, और जो 75 वर्ष आज़ादी की जो थीम है उसी थीम पे जो है हम सारे कार्यक्रमों का आयोजन जो है किया जा रहा है। इसमें आप